बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 80 है और इसमें आज हमने मोस्ट प्रॉबेबली आज लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो होपफुली टुडे आई विल फिनिश आउट द कोर्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर, और इसमें पहले नंबर पे हमने जो चीज़ पढ़नी है वो आइडियल डिफरेंशिएटर पढ़ना है। तो जो आइडियल डिफरेंशिएटर है, an ideal differentiator is shown in figure 1a। उसको फिगर 1a में शो किया गया है। अब आप यहाँ पर नोटिस करें, नोटिस how the placement of capacitor and resistor कि जो प्लेसमेंट है कैपेसिटर की और रजिस्टर की डिफर फ्रॉम द इंटीग्रेटर, डिफ़र फ्रॉम द इंटीग्रेटर। ठीक है जी। तो किस तरह जो है ये डिफ़र करता है, तो इसके लिए मैं पहले जो फिगर है वो बनाता हूँ। तो आप देखें कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो है इसको ग्राउंड किया गया है, नेगेटिव जो है उसके साथ कैपेसिटर लगाया हुआ है सी, और यहाँ से आप इसको वी इनपुट दे रहे हैं, और रजिस्टर जो है वो आउटपुट के साथ लगाई हुई है। अब ये डिफरेंट है, आप देख लें कि इंटीग्रेटर में कैपेसिटर इधर लगा होता था और रेजिस्टेंस इधर लगी थी। अब आपने ये पोजीशंस जो हैं इनकी वो रिप्लेस कर दी हैं। तो अब ये इंटीग्रेटर नहीं, ये डिफरेंशिएटर जो है ये बन गया वी आउट। तो ये फिगर 1a है जो बेसिकली शो कर रही है एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर को। ठीक है जी। तो ये फिगर 1a जो है ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर है। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशन रिप्लेस कर दी है। इंटीग्रेटर के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस होती थी और इस जगह पर कैपेसिटर जो है वो होता था। अब कैपेसिटर जो है वो एक इनपुट एलिमेंट है। नाउ the capacitor is a input element। कैपेसिटर जो है वो आप एक इनपुट एलिमेंट है क्योंकि इनपुट के साथ लगा हुआ है, एंड द रजिस्टर इज द फीडबैक एलिमेंट, एंड द रजिस्टर इज द फीडबैक एलिमेंट। और रजिस्टर जो है वो एक फीडबैक एलिमेंट। पहले रजिस्टर इनपुट एलिमेंट था इंटीग्रेटर के अंदर, और कैपेसिटर जो था वो फीडबैक एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर जो है फीडबैक एलिमेंट बन गया और कैपेसिटर जो है वो इनपुट का एलिमेंट है। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएटर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। अब डिफरेंशिएटर जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। The differentiator produces an output। अब डिफरेंशिएटर जो है एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द
रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी। अब जो डिफरेंशिएटर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट, यानी कि जो आउटपुट है जितना इनपुट के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके ऊपर वो आउटपुट जो डिफरेंशिएटर की है वो डिपेंड करेगी। अब हमें ये देखना है कि किस तरह डिफरेंशिएटर वर्क करता है। तो टू सी हाउ डिफरेंशिएटर वर्क्स, कि डिफरेंशिएटर जो है वो वर्क करता है, अप्लाई ए पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज, अप्लाई ए पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज। तो अप्लाई करें आप एक पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज जो है टू द इनपुट, टू द इनपुट पे एज शोन इन फिगर 1b, एज शोन इन फिगर 1b, जैसा कि फिगर 1b के अंदर शो किया गया। तो फिगर 1b जो है वो मैं इसी फिगर को ही रखूँगा जो ये वाली फिगर बनी हुई है, फिगर 1b। इसे चले बल्कि नहीं बना देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ और फिगर 1b जो है वो नई बना देता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह ही है फिगर 1b भी। ये देखें, ये आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसकी वी आउट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को आपने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वी इन है, ये कैपेसिटर सी है। तो यहाँ से इसमें से ये आई इन करंट जो है वो पास कर रही है। अब यहाँ पर इसके साथ ये रेजिस्टेंस, फीडबैक की रेजिस्टेंस RF जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से कांस्टेंट IR करंट गुजर रही है, कांस्टेंट IR करंट इसमें से पास कर रही है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर ये वर्चुअली ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट और इधर 0 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास फिगर 1b है। फिगर 1b, फिगर 1b का ये ए पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपने शो किया है अ डिफरेंशिएटर विद रैंप इनपुट। डिफरेंशिएटर को एक रैंप इनपुट की मदद से शो किया है इसके अंदर, इसके ए पार्ट के अंदर। ठीक है जी। तो इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में इसका ग्राफ है। तो वो ग्राफ भी हम बना के देख लेते हैं। वो वी इन और टी के दरमियान में है, ये ग्राफ है। वी इन इस तरफ है और ये टी है और ये ओरिजिन है। तो ये कुछ लीनियर बिहेवियर शो करता हुआ ग्राफ जो है वो आ रहा है। ये इसी फिगर 1b का बी पार्ट है।
तो अब इस केस के अंदर, इन दिस केस आई सी इज इक्वल टू आई इन, तो इन दिस केस आई सी इज इक्वल टू आई इन, तो जो कैपेसिटर में से करंट गुजर रही है, ठीक है, ये वाली आई इन, ये आई सी के बराबर है। एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू वी इन, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी इन, और वोल्टेज जो अक्रॉस द कैपेसिटर है वो वी इन है एट ऑल टाइम्स क्योंकि वी सी जो है वो वी इन के बराबर है, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड एट द इन्वर्टिंग इनपुट, जो कि वर्चुअल ग्राउंड है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, उसकी वजह से, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये वर्चुअल ग्राउंड पे है, तो इसकी वजह से जब ये वर्चुअल ग्राउंड पे है तो आई सी आई इन के बराबर है और वी सी फिर वी इन के बराबर है। तो अब जो बेसिक फार्मूला है, तो फ्रॉम द बेसिक फार्मूला, अब जो बेसिक फार्मूला है उसके मुताबिक वी सी जो है दैट इज इक्वल टू आई सी ओवर सी इंटू टी के बराबर है, और जो कैपेसिटर करंट है, द कैपेसिटर करंट इज, और जो कैपेसिटर करंट है वो आई सी, ये हमने कल वाले लेक्चर में इनको कैलकुलेट किया था, वी सी ओवर सी टी के बराबर है। अब चूंकि जो करंट है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, सिंस द करंट एट द इन्वर्टिंग इनपुट, अब जो करंट है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर is negligible वो निग्लिजिबल है, यानी कि इतनी कम है कि जो आई आर है वो आई सी के बराबर है, आई आर जो है वो आई सी के बराबर है, यानी कि रजिस्टर में से जो करंट गुजर रही है वो उस करंट के बराबर है जो कि कैपेसिटर के अंदर से पास कर रही है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। तो बोथ करंट्स आर कांस्टेंट, दोनों करंट्स, बोथ करंट्स आर कांस्टेंट, यानी कि आई आर और आई सी दोनों करंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, बिकॉज द स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, बिकॉज द स्लोप ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, क्योंकि जो स्लोप है कैपेसिटर वोल्टेज की वी सी ओवर टी, ये जो स्लोप है कैपेसिटर वोल्टेज की वी सी ओवर टी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो चूंकि स्लोप कांस्टेंट है
तो फिर इसका मतलब है कि जो दोनों करंट्स आई आर और आई सी हैं ये भी कांस्टेंट है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट है। द आउटपुट वोल्टेज इज आल्सो कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनपुट के ऊपर करंट्स आई आर और आई सी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है इनके ऊपर, तो फिर करंट भी, तो फिर आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा एंड इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस आर एफ, और इक्वल होगा एंड इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस आर एफ, और ये जो वोल्टेज है इसके क्रॉस आर एफ इसके बराबर होगा, क्योंकि जो एक साइड है फीडबैक रजिस्टर की, बिकॉज वन साइड ऑफ द फीडबैक रजिस्टर, क्योंकि जो एक साइड है फीडबैक रजिस्टर की is always 0 volt, is always 0 volt, means virtual ground। ठीक है, तो जो एक साइड है वो हमेशा 0 वोल्ट के ऊपर है फीडबैक रजिस्टर की। देखिए ना, ये फीडबैक रजिस्टर की एक साइड हमेशा 0 वोल्ट के ऊपर है, ये वर्चुअल ग्राउंड के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो वी आउट है अब आपके पास, वी आउट जो है दैट इज इक्वल टू आई आर आर एफ के बराबर होगा, और आई आर आर एफ के बराबर है तो वी आउट हो जाएगा आपके पास आई सी आर एफ। तो ये आई सी आर एफ के बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप आई सी की वैल्यू पुट करें तो वी आउट जो आई सी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस वी सी ओवर टी आर एफ सी। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास वी आउट की आ जाएगी, जिसमें हमने आई सी की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो आई सी की वैल्यू जो है हमारे पास बेसिकली, आप देखें आई सी की वैल्यू जो थी हमारे पास एक्चुअली वो क्या थी, आई सी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहाँ से क्यू जो है ये आई सी टी के बराबर आएगा, और क्यू जो है ये बराबर है हमारे पास सी वी सी के। तो यहाँ से आप देखें तो आई सी टी सी वी सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू निकलेगी वी सी ओवर टी सी। ठीक है, यही वैल्यू आई सी की हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दी है, और साथ ही आर एफ जो है वो आ
ठीक है। तो अब आप इसको, ये वी आउट जो है, ये आपके पास वैल्यू वी आउट की आ गई, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये वी आउट जो है, ये वाली, ये इक्वेशन ए है। तो जो आउटपुट है इज नेगेटिव, द आउटपुट इज नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव है व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव गोइंग रैंप, व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव गोइंग रैंप। कि जब इनपुट जो है वो पॉजिटिव गोइंग रैंप है, एंड पॉजिटिव व्हेन द इनपुट इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव when the input is negative going रैंप, कि जब इनपुट जो है वो नेगेटिव गोइंग रैंप है। ठीक है, तो आउटपुट नेगेटिव है जब इनपुट पॉजिटिव गोइंग रैंप है, और पॉजिटिव है जब इनपुट, यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये चीज जो है इसको शो किया गया है एज शोन इन फिगर 1C, एज शोन इन फिगर 1C। इसको फिगर 1C के अंदर जो है वो शो किया गया। तो फिगर 1C जो है, मैं यही फिगर रखता हूँ, या आपने लेकिन खुद दोबारा बना लेनी है, यही फिगर है, मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। तो हम इसको फिगर को ज़रा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये फिगर 1C है, और ये फिगर 1C क्या है, ये है आउटपुट ऑफ ए डिफरेंशिएटर, आउटपुट ऑफ ए डिफरेंशिएटर, ये आउटपुट है डिफरेंशिएटर की विद सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैंप्स, with a series of positive and negative ramps, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रैंप्स जो हैं वो आ रही हैं। यानी कि ट्राइंगुलर वेव, ट्राइंगुलर वेव, जिसमें कि आपको ट्राइंगुलर वेव मिल रही है ऑन द आउटपुट के ऊपर, ये फिगर 1C है। अब इसी फिगर के अंदर ये जो फिगर 1B थी, इसी के अंदर मैं चेंजेस जो है वो करने लगा हूँ। तो बाकी तो ये सारा फिगर यूं ही रहेगा, 0 वोल्ट, ये यहाँ पर ग्राउंड है, वी आउट है आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर फ़र्क इतना आएगा कि इधर जो आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये जो इनपुट है आपके पास, ये आप इनपुट इसको दे रहे हैं, ये T2 है इसका टाइम, ये T1 है, ये T0 है, और ये 0 है, और ये वी इनपुट आप इसको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनपुट जब आपने प्रोवाइड की है तो इस जगह पर, यहाँ पर, ये जहाँ पर RF लगी हुई है, इसको मिटा दें ज़रा, इधर से मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ये RF जहाँ पर लगी हुई है, तो इस तरफ ये T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 का
डिफरेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरफ T0 माइनस T1 का डिफरेंस है। और यहाँ से आपको आउटपुट, ये तो वी इन दी, इधर से जो आउटपुट आपको मिल रही है, ये आपको आउटपुट मिल रही है, और ये आउटपुट जो है ये एक स्क्वायर वेव है। ये टी यहाँ पर ये T1 ये पॉइंट जो है, और ये T0, और ये इसका लेवल 0। तो ये फिगर 1C है, ये आपको यहाँ से ये इनपुट दी और ये आपको आउटपुट जो है वो मिल गई। तो अब जो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव स्लोप, ड्यूरिंग द पॉजिटिव स्लोप, अब जो पॉजिटिव स्लोप है ऑफ द इनपुट, जो इनपुट की पॉजिटिव स्लोप है, the capacitor is charging from input source, the capacitor is charging from इनपुट सोर्स। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है इनपुट सोर्स से, एंड कांस्टेंट करंट थ्रू द फीडबैक रजिस्टर, एंड द कांस्टेंट करंट थ्रू द फीडबैक रजिस्टर। और कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो कर रही है थ्रू द फीडबैक रजिस्टर इज इन द डायरेक्शन शोन, is in the direction shown। जैसे कि जो डायरेक्शन है वो शो की गई है, देखें ना, एक ये डायरेक्शन आ रही है और एक ये डायरेक्शन जो है वो जा रही है। तो जो नेगेटिव स्लोप है ऑफ द इनपुट ड्यूरिंग द नेगेटिव स्लोप ऑफ द इनपुट, और जब आपके पास नेगेटिव स्लोप है इनपुट की, द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, because the capacitor is discharging, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो पहला जो साइकिल है इनपुट का, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल जो है इनपुट का, उस वक्त कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इनपुट सोर्स से, और कांस्टेंट करंट जो है वो फीडबैक रजिस्टर में से पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, क्योंकि कैपेसिटर जो है अब आपसे डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, यानी कि पहले इस तरफ पहले इस तरफ था, फिर उसने इस तरफ फ्लो करना जो है वो शुरू कर दिया। तो अब आप जो ये थी हमारे पास इक्वेशन ए, नोटिस इन
इक्वेशन ए, ये जो इक्वेशन ए थी, दैट द टर्म वी सी ओवर टी, दैट द टर्म वी सी ओवर टी, ये जो टर्म वी सी ओवर टी है, इज द स्लोप ऑफ द इनपुट, ये इज द स्लोप ऑफ द इनपुट। तो ये स्लोप है इनपुट की, वी सी ओवर टी। तो अगर स्लोप इंक्रीज करेगी, इफ द स्लोप इंक्रीजेस, अगर स्लोप इंक्रीज करेगी तो वी आउट भी इंक्रीज करेगा, तो वी आउट इंक्रीजेस। ठीक है जी, तो वी आउट जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर स्लोप डिक्रीज करेगी तो वी आउट डिक्रीज करेगा। इफ द स्लोप डिक्रीजेस, वी आउट आल्सो डिक्रीजेस। तो फिर वी आउट जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है ये प्रोपोर्शनल है टू द स्लोप। तो द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल है स्लोप के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफ द इनपुट। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इज द टाइम कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ proportionality is the time constant tau is equal to RFC। ठीक है, वो टा एफ सी है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएटर के अंदर जो आउटपुट है वो जब इनपुट चेंज होती है, यानी कि इनपुट के रेट ऑफ चेंज में जब फ़र्क पड़ता है तो आउटपुट जो है उसके अंदर भी चेंज आती है। यानी कि इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, इनपुट के रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये तो हो गया आपके पास आइडियल डिफरेंशिएटर। तो अब आ जाए प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के ऊपर। तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, तो जो आइडियल डिफरेंशिएटर है वो यूज करता है कैपेसिटर। आइडियल डिफरेंशिएटर uses द कैपेसिटर, वो कैपेसिटर को यूज करता है इन सीरीज विद इन्वर्टिंग इनपुट, इन सीरीज विद द इन्वर्टिंग इनपुट। जैसे ये लगा हुआ है इधर,
इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। अब चूंकि कैपेसिटर जो है इसकी बहुत लो इम्पीडेंस होती है, बिकॉज द कैपेसिटर हैज वेरी लो इम्पीडेंस। अब कैपेसिटर जो है इसकी चूंकि इम्पीडेंस जो है वो बहुत लो होती है, कम होती है एट हाई फ्रिक्वेंसीज, हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। ठीक है जी, हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसकी इम्पीडेंस बहुत कम होती है। तो जो कम्बिनेशन है ऑफ आर एफ एंड सी, तो द कम्बिनेशन ऑफ आर एफ एंड सी, तो जो कम्बिनेशन है आर एफ और सी का, फॉर्म ए वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, फॉर्म ए वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। तो इसकी वजह से बड़ा हाई गेन एम्पलीफायर जो है वो बनता है एट हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो आइडियल डिफरेंशिएटर के अंदर ये ऊपर आप फिगर के अंदर भी देख रहे हैं कि आप कैपेसिटर जो है वो सीरीज में यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। ठीक है, अब जो कैपेसिटर होता है इसकी हमें पता है कि जो इम्पीडेंस है वो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बड़ी लो होती है। ठीक है, क्योंकि जो Z है वो आई एक्स सी के बराबर होता है और एक्स सी जो है वो 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। तो Z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। अगर ओमेगा हाई होगा तो Z फिर बड़ा लो होगा, तो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ये बड़ा लो होता है। तो अब इसका मतलब है कि वोल्टेज गेन हाई होगा। दिस मीन्स अ डिफरेंशिएटर सर्किट, दिस मीन्स द डिफरेंशिएटर सर्किट, कि आप चूंकि गेन बहुत हाई है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएटर सर्किट है टेंड्स टू बी ए नाइजी, वो नाइजी होगा, टेंड्स टू बी ए नाइजी। ठीक है, उसके अंदर नाइज हाई गेन की वजह से आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक नाइज मेनली कंसिस्ट ऑफ, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल नाइज मेनली जो है वो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज, मेनली कंसिस्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज। तो बेसिकली जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर लो इम्पीडेंस होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो नॉइज को प्रोड्यूस करने के लिए काबिल हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, और वो प्रोड्यूस कर रही हैं। अब जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, तो वो देखते हैं। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है
is simply to add a resistor, is simply to add a resistor। एक रजिस्टर जो है वो आप ऐड कर दें आर इन द सीरीज, यानी कि एक रजिस्टर का एडिशन कर दें इन द सीरीज विद द कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ, टू एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, कि जो एक्ट करे एज ए लो पास फिल्टर के तौर पर एंड रिड्यूसेस द गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज, एंड reduces the gain at high frequencies। ठीक है, तो आप एक रेजिस्टेंस आप ऐड कर दें सीरीज में कैपेसिटर के साथ, और उस रेजिस्टेंस को ऐड करने का बेसिक मकसद ये है कि वो एक लो पास फिल्टर बन जाए, और जब वो लो पास फिल्टर बनेगा तो वो रिड्यूसेस करेगा गेन को हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, क्योंकि गेन जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन या नॉइज़ आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये रजिस्टर जो है शुड बी स्मॉल कंपेयर टू द फीडबैक रजिस्टर। दिस रजिस्टर शुड बी स्मॉल एज कंपेयर्ड to the feedback resistor। इस रजिस्टर को स्मॉल होना चाहिए फीडबैक रजिस्टर के लिए, इन ऑर्डर टू हैव ए नेग्लिजिबल इफेक्ट, इन ऑर्डर हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट, इसका बहुत कम इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट जो है वो हो ऑन द डिजायर्ड सिग्नल। यानी कि जो आपको डिजायर्ड सिग्नल है उसके ऊपर इसका बहुत कम इफेक्ट हो, ये ना हो कि ये भी डिस्टॉर्शन जो है वो करना शुरू कर दे। तो फिगर 1D जो है figure 1D shows the shows a practical differentiator। तो एक प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर जो है उसको शो कर रही है। A bias compensating resistor, a bias compensating resistor, तो बायस को कंपनसेट करने वाली रजिस्टर में आल्सो बी यूज्ड, में आल्सो बी यूज्ड ऑन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ भी आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं कि जो कि बायस को कंट्रोल करेगी। तो आप फिगर बनाते हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर की ये उसी तरह ही आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये जो नेगेटिव है इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये रजिस्टर है जिसको हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर ये वी इन आ रही है, ये आर इन है, ये कैपेसिटर सी है, और इसके साथ भी एक यहाँ पर कंपनसेटिंग रजिस्टर आर सी हमने लगा दी है, और इधर इसके साथ
ये आपकी RF रजिस्टर लगी है और ये V आउट है। ये फिगर 1D है। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल, द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर है। तो ये एक प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर है उसकी वजह देखिए यार इन एडिशनल लगाई है ताकि ये लो पास फिल्टर बन सके और हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर गेन को कंट्रोल कर सके। ये फीडबैक रजिस्टर लगी है। ये RC बाइस को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लगा दी। ठीक है जी, तो ये था आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर। ठीक है, इसको हमने आइडियल और प्रैक्टिकल जो है वो दोनों हमने स्टडी करके जो है वो देख ली हैं। तो नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर एक रह गया है वो है इसकी एक वोल्टेज बफर। इसकी एक और एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वोल्टेज बफर। तो वो वोल्टेज बफर जो है उसको हम, अब ये लास्ट टॉपिक है इसका आपके कोर्स का, तो वोल्टेज बफर जो है उसको स्टडी करते हैं। ये भी एप्लीकेशन है इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो वोल्टेज बफर, अब वोल्टेज बफर एक ऐसा सर्किट है प्रोवाइड्स ए मींस ऑफ आइसोलेटिंग एन इनपुट सिग्नल। अ वोल्टेज बफर, तो वोल्टेज बफर जो है सर्किट प्रोवाइड्स, वोल्टेज बफर सर्किट जो प्रोवाइड करता है ए मींस ऑफ एन आइसोलेटिंग इनपुट, ए मींस ऑफ एन आइसोलेटिंग इनपुट, कि ये आइसोलेट करता है इनपुट सिग्नल को फ्रॉम ए लोड, फ्रॉम ए लोड से, बाय यूजिंग ए स्टेज, बाय यूजिंग ए स्टेज, जहाँ पे ये स्टेज यूज करता है हैविंग यूनिटी वोल्टेज गेन, हैविंग यूनिटी वोल्टेज गेन, कि जिसका वोल्टेज गेन जो है वो यूनिटी के बराबर होता है, विद नो फेज और पोलैरिटी इन्वर्जन, विद नो फेज और पोलैरिटी इन्वर्जन। यहाँ पे के फेज या पोलैरिटी के अंदर कोई इन्वर्जन या चेंज नहीं आती। एंड एक्टिंग, और एक्ट करता है एंड एक्टिंग एज ए आइडियल सर्किट, एज ए आइडियल सर्किट, और एक आइडियल सर्किट के तौर पर काम करता है विद ए वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, with very high input impedance, और यहाँ पर इसके पास बड़ी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, एंड द लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है जी। तो वोल्टेज बफर, वोल्टेज बफर जो है ये बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जो प्रोवाइड करता है ए मींस ऑफ एन आइसोलेटिंग इनपुट सिग्नल, यानी कि ये आइसोलेट करता है इनपुट सिग्नल को लोड से
बाय यूजिंग ए स्टेज हैविंग यूनिटी वोल्टेज गेन, ऐसे स्टेज को कि जहाँ पर हमारे पास जो गेन है एम्पलीफायर का वो यूनिट होती है और यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं होती पोलैरिटी के अंदर, और ये एक्ट करता है एज ए आइडियल सर्किट कि जहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस बड़ी हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो बड़ी लो होती है। तो फिगर फिगर 1A जो है, फिगर 1A शोज, तो फिगर 1A जो है वो शो कर रही है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है टू प्रोवाइड बफर एम्पलीफायर ऑपरेशन। जो कि बफर एम्पलीफायर ऑपरेशन जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका वी आउट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर आपने V1 इस पॉजिटिव को दी हुई है, ये नेगेटिव जो है ये यहाँ से आकर आउटपुट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये फिगर 1A है, यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर, ठीक है जी, ये यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर है। तो इसका मतलब है कि V1 जो है इस फिगर के मुताबिक V1 जो है वो V आउट यानी कि इस V0 के बराबर है। V1 इज इक्वल टू V0, इसका कहना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब फिगर 1B जो है, फिगर 1B शोज हाउ, शो करेगी कि हाउ एन इनपुट सिग्नल कैन प्रोवाइड एन इनपुट सिग्नल कैन प्रोवाइड, के जो एक इनपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड कर सकता है टू टू सेपरेट आउटपुट्स, टू टू सेपरेट आउटपुट्स, कि एक इनपुट सिग्नल जो है वो दो सेपरेट आउटपुट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आपका, ये इसकी V01 है, ये नेगेटिव है और ये इससे आकर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पर ये V1 है, और इधर एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पर इसके ये V0 2 है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से ये कनेक्टेड है इसके पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव जो है यहाँ से
इसके साथ कलेक्टेड। तो अब ये फिगर 1B जो है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है यूज ऑफ बफर एम्पलीफायर, यूज ऑफ बफर एम्पलीफायर। तो ये यूज है बफर एम्पलीफायर का टू प्रोवाइड आउटपुट सिग्नल्स, टू प्रोवाइड आउटपुट सिग्नल्स, ये आउटपुट सिग्नल्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो जो एडवांटेज है ऑफ दिस कनेक्शन, the advantage of this connection तो जो एडवांटेज है इस कनेक्शन का इज दैट द लोड कनेक्टेड अक्रॉस वन आउटपुट इज दैट the load connected across the one output, ठीक है, कि जो लोड कनेक्टेड है एक आउटपुट के पास हैज़ नो effect on the other output, has no effect on the other output। तो दूसरी आउटपुट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो अब इस इफेक्ट के अंदर इन इफेक्ट, अब ये जब इफेक्ट अकर करता है तो अब दोनों आउटपुट चूंकि एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही, तो आउटपुट्स आर बफर्ड, द आउटपुट्स आर बफर्ड, आउटपुट्स जो है वो बफर हो जाएंगी, आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से जो है वो आइसोलेट जो है वो हो जाएंगे। तो बेसिकली बफर का यही काम है, ठीक है, कि आउटपुट्स को आइसोलेट जो है वो कर देना, ठीक है। तो बेसिकली बफर क्या है, बफर जो है वो एक ऐसा सर्किट है कि जिसके अंदर हम जो है एक आइसोलेटिंग इनपुट सिग्नल से लोड को जो है वो अलहदा कर लेते हैं, जहाँ पर आप सिंगल यूनिटी गेन वोल्टेज गेन जो है वो यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं होती, कोई फेस का चेंज नहीं होता, और एक आइडियल सर्किट जो है वो एक्ट करता है जहाँ पर बड़ी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, यानी कि इनपुट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है या कंबाइंड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आउटपुट के ऊपर इम्पीडेंस बहुत कम होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये जो फिगर शो की है फिगर 1B, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो कनेक्टेड है बफर ऑपरेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और जब ये बफर ऑपरेशन को आप कर रहा है प्रोवाइड, तो आपके पास जो वोल्टेज है वो डिटरमिन हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, और V1 जो है वो V0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आप जो फिगर 1B है वो ये शो कर रही है कि आपने दो
ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट सिग्नल जो है वो दो सेपरेट आउटपुट सिग्नल दे रहा है, यानी कि एक इनपुट सिग्नल से दो सेपरेट आउटपुट्स मिल रही हैं और ये आउटपुट्स जो हैं इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट्स जो हैं ये बफर्ड हैं, ये बफर आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्ट एज ए बफर एम्पलीफायर। तो अब जो है ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ा दिए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, कोर्स आउटलाइन दे सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल नहीं मिसिंग है, नहीं मैंने पढ़ाया, तो मुझे बताएं ताकि मैं पढ़ा दूँ। ये अब आपकी ड्यूटी है। और अपनी असाइनमेंट्स इसकी सारी जो हैं वो फ़ौरन सबमिट करें 29 से पहले। 29 को आपकी क्लासेस शुरू होनी है और मैं 29 वाले दिन एक एक स्टूडेंट को वहाँ पर चेक करूँगा। जितने आपने टेस्ट दिए हैं वो आपने 29 को साथ लेके आने हैं, अपनी असाइनमेंटें साथ लेके आनी हैं। उस दिन सिर्फ जो है वो आपकी चेकिंग होगी कि इन छुट्टियों के दौरान आप क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।